भारतीय मनीषा कहती है, दीक्षित हुए बगैर शिक्षित होना निरर्थक है। यदि किसी शख्सियत से मैं आपका परिचय कराऊं और वो अपने आप में दीक्षित हो, तो फिर कहना ही क्या। बांसवाड़ा जिले में इनोवेटिव और क्रिएटिव टीचर्स की जो समृद्ध श्रृंखला है, उसी श्रृंखला में आज मैं आपसे रूबरू कराने जा रहा हूं दीक्षित जी दवे को। दीक्षित जी, सचमुच प्रकाश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दीक्षित जी किसी परिचय के मोहताज नहीं। राजस्थान में बांसवाड़ा दुर्गम जिले के रूप में जाना जाता है और बांसवाड़ा जिले में सज्जनगढ़ ब्लॉक, जो नीति आयोग की तरफ से आकांक्षी ब्लॉक में चयनित है, और दुर्गम क्षेत्र में माना जाता है। लेकिन उस सज्जनगढ़ ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बीछावाड़ा में गणित शिक्षक के तौर पर कार्य करने वाले दीक्षित दवे ने अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है, और वो भी प्रधानमंत्री ई विद्या चैनल पर अपने गणित विषय के ई कंटेंट के माध्यम से। दीक्षित जी, आपके बारे में काफ़ी कुछ सुन करके न केवल बांसवाड़ा के शिक्षक, अभिभावक, यहाँ के विद्यार्थी गौरवान्वित होंगे, अपितु हर कोई व्यक्ति इस बात से फूला नहीं समाएगा कि छोटा सा जिला, छोटे से जिले में छोटा सा ब्लॉक, और छोटे से ब्लॉक में एक छोटा सा स्कूल, और काम बहुत बड़ा। हम आपके इस सफ़र के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को और शिक्षा विभाग से जुड़े हमारे शिक्षकों को, विद्यार्थियों को, अभिभावकों को परिचित कराएंगे। लेकिन सबसे पहले सवालों की शुरुआत मैं करना चाहूँगा। ये मन में ख्याल कैसे आया, आपने सोचा कैसे कि बांसवाड़ा में, और वो भी बिछावाड़ा जैसे छोटे से स्कूल में रह करके, अब ई विद्या, पीएम ई विद्या चैनल पर गणित का कंटेंट आप पूरे देश के विद्यार्थियों तक पहुंचा सकते हैं? जी सर, जैसा कि आपने प्रश्न रखा कि एक छोटे से विद्यालय और आकांक्षी ब्लॉक सज्जनगढ़ बांसवाड़ा जिला, जो कि दुर्गम जिला माना जाता है, वहाँ से पीएम ई विद्या तक अपना कंटेंट पहुँचाना मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इसका जो श्रेय है वो मेरे विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको, और साथ ही ब्लॉक के जो अधिकारी है, उस समय तत्कालीन सीबीओ सर आदरणीय जयदीप जी पुरोहित और एससीबीओ सर आपके सानिध्य में, और मैं वर्तमान की बात करूँ तो वर्तमान में बारिया जी और एससीबीओ विनोद जी पटेल सर का भी मैं शुक्रिया करूंगा। लेकिन उस समय जो है वह हमारे उन अधिकारी महोदय के द्वारा सुपर 30 नाम से एक टीम तैयार की गई थी। वह जो सुपर 30 जो टीम थी उसका हिस्सा मैं भी रहा सर, और वहां पर हमें प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उससे बड़ी कक्षाओं के लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट कैसे बनाएं, ताकि जहां पर विषय अध्यापक नहीं है वहां पर भी बच्चों के पास में कंटेंट आसानी से पहुंच सके। तो कहीं न कहीं वो जो शुरुआत है वो हमारे ब्लॉग से हुई। उसके पश्चात में धीरे धीरे थोड़ा समय आगे बढ़ता गया और हमें और अवसर मिलते गए, और उन अवसरों को भुनाते हुए अचानक से एक बार डाइट से कॉल आया था, और वहां पर जाने के बाद में ई कंटेंट हमने प्रस्तुत किया था। और वो जो ई कंटेंट हमने जो बनाया वह एक एमएलपी कोर्स के रूप में, जिसको हम सर कह सकते हैं माइक्रो लर्निंग पैकेज के रूप में, अपना जो दीक्षा पोर्टल है उसके ऊपर अपलोड हुए थे। फिर आगे से हमेशा की तरह जो नवाचार होते रहते हैं, उन नवाचारों की श्रृंखला में हर साल हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। तो उस पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन होता है उसके रिगार्डिंग फिर से नए कंटेंट बनने होते हैं। तो नए कंटेंट बनने का ये जो सिलसिला है वो लगातार चलता गया, हमें इस तरह से नए अवसर मिलते गए। जैसे ही नए अवसर मिले तो हमारे जो अपने डाइट की बात करें तो डाइट हमारा जो है वो कहे तो लाइट हाउस है शिक्षा विभाग का हमारा। वैसे ही जो हमारा RSCRT है, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर, उसका एक प्रभाग है सर ईटी प्रभाग, जो कि अजमेर में संचालित है। वहां पर ई कंटेंट के रिगार्डिंग, मतलब उसको हम कहते हैं पूरा का पूरा ईटी सेल है। जितने भी कंटेंट बन रहे डिजिटली रूप से, वे सारे कंटेंट वहां पर तैयार किए जाते हैं, और वहां पर कंटेंट जो तैयार होते हैं वो 3 चरणों से वेरीफाई होने के पश्चात ही वह पीएम ई विद्या पर अपलोड होते हैं। और साथ ही हमारा जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है, जिसको हम कहते हैं वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर भी उनको अपलोड कर देश के, राज्य के सभी अभिभावकों तक
विद्यार्थियों तक, और यहाँ तक कि हम कहें कि हमारे जो उच्चाधिकारी है वे भी उनके ऊपर बराबर नजर बनाए रखते हैं, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ये जो कंटेंट है वो आसानी से पहुंच सके। दीक्षित जी, आपने सफ़र की शुरुआत के बारे में हमारे दर्शकों, जिसमें खास करके शिक्षक और विद्यार्थी ही नहीं हैं, अभिभावक भी आपकी इस बातचीत को बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं। जी सर। इस सफ़र के बाद में पहला अनुभव कैसा रहा जब कैमरे के सामने आप पहुंचे होंगे अजमेर में, जहां डिजिटलाइज्ड इन चीज़ों का विजुलाइज्ड किया गया होगा। गणित जैसे बहुत कठिन विषय पर ई कंटेंट बनाने के लिए आप सबसे पहले जब कैमरे के सामने गए, वो अनुभव, और उसके बाद में वहाँ उच्चाधिकारियों की टीम ने तुरंत आपके इस कंटेंट को, जैसे आपने कहा 3 फेज में, 3 चरणों में वेरीफाई होने के बाद में ये पीएम ई विद्या पर अपलोड होता है, तो उस अनुभव के बारे में, उस फीलिंग्स के बारे में हमारे दर्शकों को। बिल्कुल। जी सर, जो कंटेंट जो हमने बनाया कि पहली बार जब हमने कैमरे को फेस किया, तो मेरा जो अनुभव पर्सनल कि मैंने कभी कैमरे के सामने फेस किया नहीं था, लेकिन मुझे उससे जो हम कहते हैं ना, कभी किसी को कैमरे से डर होता है, वो जो मेरा डर था वो कोविड काल में स्वयं की प्रेरणा कहूँ या किसी और के द्वारा बनाए गए कंटेंट को मैंने देखा और मैंने भी कुछ अनुभव किया कि क्यों ना मैं भी कुछ प्रयास करूं। तो उस कोविड काल में हमारा जो शिक्षा विभाग था उसके द्वारा विभागीय आदेशों की पालना में ऑनलाइन कंटेंट बच्चों तक पहुंचाने थे। तो मैंने भी ऐसा प्रयास करते हैं, हमारे विद्यालय के कक्षा कक्ष में ही अपना मोबाइल के माध्यम से ही एक कंटेंट बनाया था, तो वहां से मेरा वो जो डर है वो खत्म हो चुका था। मैं बीच में रोकना चाहूंगा जी सर। हमारे दर्शकों को वो बड़ी दिलचस्प कहानी है, आपने उस मोबाइल को सेट कैसे किया, और वो जो संसाधन थे, संसाधन तो नहीं ही थे, पर वो एक ब्रीफिंग हमारे दर्शकों को बताएं। कई बार होता है ना कि अभाव है, वो लगभग 99.99% लोगों को कुछ अच्छा करने से रोक लेते हैं, पर आपको रोक नहीं पाए। वो क्या था वो किस्सा, हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल सर। अब जैसा सर ने प्रश्न किया है, आज तक उस चीज का खुलासा तो मैंने किया नहीं है, लेकिन अब आपके सामने मैं रूबरू हूँ। तो हमारे विद्यालय में टेबल और स्टूल तो होते ही हैं, तो मैंने 2 टेबल रखी थी, उन 2 टेबल्स के ऊपर 2 स्टूल रखे थे और उस स्टूल के ऊपर एक और स्टूल रखा। साइड में मैंने दोनों डस्टर रखे और बीच में मेरा मोबाइल रखा, और उस कमरे में और उस स्टूल और बोर्ड के अलावा मेरे साथ में कोई नहीं थे, मैं अकेला था। तो खुद ने ही मोबाइल को स्टार्ट किया, सामने आया, अपना प्रेजेंटेशन दिया, जैसे पूरा कंप्लीट हुआ तो खुद ने उसको क्लोज किया था सर। दर्शकों, ये एक सप्लीमेंट क्वेश्चन था मेरा दीक्षित जी से, जो आपको बताना बहुत आवश्यक था मुझे, इसलिए कि इनोवेशंस और क्रिएशंस अगर हम में हैं तो उसे आगे बढ़ाने में संसाधनों का अभाव कहीं आड़े आता नहीं। दीक्षित जी, प्रश्नों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कैमरे पर पहली बार सामने आने में जो आप में हेजिटेशंस थे, फिर वो हेजिटेशंस हौसले में बदले, हौसला हुनर में बदला, और आगे बढ़ते हैं। हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि जब आपका ये कंटेंट तैयार हो गया, वो ये कंटेंट पिछले काफ़ी समय से पीएम ई विद्या चैनल पर और दीक्षा पोर्टल पर वो विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, आम जन को उपलब्ध भी है, उसकी थोड़ी प्रक्रिया हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे उसको अपलोड किया गया है और कैसे एक आम आदमी भी, एक सामान्य अभिभावक भी आपके गणित की उस पाठ्य सामग्री को अगर पढ़ना चाहे, उसको देखना चाहे, तो उसकी प्रक्रिया क्या है। बिल्कुल जी सर, आपने जैसा प्रश्न रखा, तो कोई भी कंटेंट बनता है सर, हम देखते हैं कि जैसे कोई मूवी बनती है तो उस मूवी का आइडियाज माइंड में आता है और उसकी एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है। तो कोई भी कंटेंट, अब जैसे गणित विषय की बात करो तो गणित विषय के अंदर स्क्रिप्ट लिखना एक चुनौती का काम हो जाता है, लेकिन गणित के अलावा जितने भी विषय होते हैं उसमें पहले स्क्रिप्ट राइटिंग का काम किया जाता है। उस स्क्रिप्ट को जो रिव्यूअर होते हैं वो उसको वेरीफाई करते हैं, क्योंकि एक बार स्क्रिप्ट आपने बना ली और स्क्रिप्ट बनाने के बाद यदि सीधा कंटेंट बन गया और उसमें यदि कोई त्रुटि होती है तो बाद में उसको वापस से सुधारना, करेक्शन करना, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो उस स्क्रिप्ट को वेरीफाई किया जाता है। उस स्क्रिप्ट को वेरीफाई करने के बाद में उसी स्क्रिप्ट के आधार पर कुछ विजुअल बनाने के लिए या तो पीपीटी तैयार की जाती है, और उस पीपीटी के अंदर कुछ नए नए जो फोटोज हैं उस कंटेंट के अकॉर्डिंग, और उसका जो कंटेंट का जो मेन पार्ट आता है उसको वहां पर राइट कर लिया जाता है, ताकि जब हम खुद प्रेजेंट करें तो हमारे पास में जो है समय, उस समय की नजाकत को देखते हुए जो कंटेंट की समय सीमा है उसमें वो पूरा कंटेंट कंप्लीट होता है।
अब जैसे ही वो स्क्रिप्ट हो गई, आपने पीपीटी बना ली, तो उसके बाद में जो वीडियो आपका बनता है, उस वीडियो को वापस से रिव्यूअर जो होते हैं उसको वेरीफाई करते हैं जी कि उसके अंदर आपकी भाषागत कोई त्रुटि तो नहीं है, आपका जो एक्सप्लेनेशन का तरीका है वो कितना बेहतर है, और आप जो बोल रहे हैं क्या वे पूरे राजस्थान के बच्चे जो हैं वो उस चीज को समझ पाते या नहीं समझ जी पाते। राजस्थान के बच्चे और उनका जो पाठ्यक्रम है वो एक जैसा है, तो उन चीजों को देखते हुए वो जो रिव्यूअर महोदय हैं वो इन सभी चीजों का अच्छे से वेरीफाई करते हैं कि कोई भाषागत त्रुटि ना हो, एक्सप्लेनेशन में कोई गलती ना हो, ताकि जो सभी बच्चे हैं, चाहे वो एक समय के लिए मैं बांसवाड़ा से हूँ, सबसे ऊपर देखें तो गंगानगर जिला है, तो वहां पर बैठा हुआ बच्चा भी यदि देखें तो उसे समझने में कोई परेशानी ना आए। जब ये सारी चीजें हो जाती है तो उनके द्वारा एक शीट होती है जो चेकलिस्ट हम कह सकते हैं उसको, उसके ऊपर वो सारी कंडीशन लिखी जाती है कि कितना बेटर है, गुड है या बेस्ट है, और कहाँ पर क्या गलतियां हुई है, कहाँ पर कौन सा संशोधन करना है। वह जो है वो हमारे जो अधिकारी महोदय वहां पर होते हैं उनके पास जाते हैं, वो फिर से उसका वेरीफाई करते हैं, और यदि वो पूर्ण रूप से वेरीफाई और सेटिस्फाई होता है तब जाके वो उस पीएमई विद्या पर अपलोड होता है, और साथ ही साथ दीक्षा जो हमारा वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर भी अपलोड होता है। दीक्षित जी, जी सर। दीक्षा पोर्टल पर स्वयं दीक्षित को देख करके दीक्षित क्या महसूस करता होगा वो मैं महसूस कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं हम। अ, आपका गणित विषय मूल विषय था, जी इसके सर। अलावा ऐसे कौन से विषय क्षेत्र हैं जिसमें आपने ई कंटेंट के तौर पर कार्य किया है और राजस्थान भर के विद्यार्थियों से लाभान्वित हो रहे हैं? बिल्कुल सर। गणित विषय के अलावा मैंने विज्ञान विषय में भी, और सामाजिक विषय का, और साथ ही साथ पर्यावरण अध्ययन के कुछ पार्ट जो हैं जो मेरे रुचि के थे उनको मैंने कंटेंट के रूप में बनाए, और डाइट के माध्यम से अपने जिले के अंदर, और आरएससीईआरटी के एटी प्रभाग के माध्यम से पूरे राजस्थान के और दीक्षा पोर्टल पर अपलोड हुए थे। और इन ई कंटेंट के अलावा मैं कुछ बात करूं तो हमारा जो आरएससीईआरटी है, जो हमारे राज्य की जो नोडल संस्था है शिक्षा की, जी तो उनके द्वारा समय समय पर जो विभागीय आदेश होते हैं, क्योंकि आरएससीईआरटी के द्वारा ही सभी प्रकार के पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने का कार्य उनके द्वारा किया जाता है, जबकि जो हमारा मुद्रण है वो पाठ्य पुस्तक मंडल करता है। तो आरएससीईआरटी के द्वारा समय समय पर विभिन्न जो हमारी योजना होती है उन योजनाओं के द्वारा वहाँ पर अलग अलग कार्यशालाएं आयोजित होती है, और वहाँ पर जो उसमें रुचिकर शिक्षक होते हैं तो पूरे राजस्थान के से कुछ चयनित शिक्षक जो हैं जो टेक्नो फ्रेंड भी होते हैं और विषय के ज्ञाता भी होते हैं, और उसमें अपना सब कुछ दे सकते हैं ताकि वो पूरे राजस्थान के बच्चों तक पहुँचे। तो उसमें हमें भी अवसर मिला। तो पहली बार जब मुझे आरएससीईआरटी जाने का अवसर मिला था तो करियर विषय पर कि बच्चों के लिए जो 10वीं पास करने के बाद में 12वीं कक्षा पास करने के बाद में कौन कौन से ऐसे करियर के विकल्प होते हैं कि वो वहां तक पहुंच सकें। तो हमने पूरा करियर मॉड्यूल ऑनलाइन सर, जो कि हमारा दीक्षा पोर्टल पर अपलोड हो चुका है, वो हमने पूरा तैयार किया था, और वो लगभग 12 से 13 घंटे का सर मॉड्यूल था, जिसको हमें कंप्लीट करने में कम से कम 2 महीने से भी ज़्यादा समय लग चुका था, बीच बीच में अंतराल होने के बाद। तो एक तो ये करियर मॉड्यूल का निर्माण हुआ, उसके बाद में हमने जॉब कार्ड्स बनाए सर, चाहे तो 500 नए जॉब कार्ड्स बनाए थे सर जी 500 नए जॉब कार्ड्स बनाए, और वो सारे जॉब कार्ड जो है हमारा जो आरएससीईआरटी है उसके पोर्टल पर पब्लिकेशन जो आता है वहां पर अपलोड होते हैं। उसके आगे की बात करें तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो अभी हाल ही में हमने अभ्युदय जो वार्षिक पत्रिका होती है आरएससीईआरटी का, ये पूरे साल भर तक उस आरएससीईआरटी के द्वारा विभिन्न प्रभागों में कौन कौन से कार्य किए गए उसका एक ब्रीफ पत्रिका बनती है कि कौन से प्रभाग के द्वारा कौन सा कार्य किया गया। तो उस अभ्युदय पत्रिका में भी हमने कार्य किया, और साथ ही जो 9 बैगडे हैं हमारा योजना है शिक्षा विभाग की, प्रारंभ में तो यह प्रत्येक शनिवार को प्रत्येक विद्यालय में जो फिक्स दे रखी है हमारी गतिविधि उसको आयोजित करना था, और उस गतिविधि यदि उस क्षेत्र के अनुसार नहीं ढल पा रही है तो शिक्षक स्वतंत्र है कि वो उस दिन अपने अनुसार कोई एक इनोवेटिव गतिविधि बच्चों के साथ साझा करे। लेकिन समय जब आगे बढ़ा तो फिर उस प्रत्येक शनिवार की जगह दूसरा और चौथा शनिवार कर दिया गया। तो उस 9 बैगडे में भी मैंने पिछले 2 वर्षों से अपना लेखन समूह में कहें या फिर विकास समूह में अपना योगदान दिया। तो
इसमें बांसवाड़ा से सर मैं अकेला नहीं, मेरे साथ में मेरे 2 और साथी भी थे। जी। एक रोहित पाटीदार जो सज्जनगढ़ ब्लॉक में ही कार्यरत है, और एक हमारे जागृत सिंह परमार, घाटुल ब्लॉक लगता है, वहां पर वो कार्यरत है, दोनों साथी। तो एक सर सबसे अच्छी चीज लगी कि जब हम शुरुआत में गए तो हमें लगता था कि, हमें भी लगता है कि बांसवाड़ा मतलब बहुत दूर का, और लोगों की भी ये सोच है, मतलब जो हमारे अदर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, मैं इसको अन्यथा न ले कोई, लेकिन ऐसी सोच बना रखी है लोगों ने कि बांसवाड़ा वाले क्या कर लेंगे। तो हम वहां पर हमारे नाम से नहीं जाने जाते सर, हमें टीम बांसवाड़ा के नाम से जाना जाता है। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि हमारे साथ में हमें हमारे नाम की बजाय टीम बांसवाड़ा से जाना जाता है, तो हम बांसवाड़ा का नाम किस प्रकार से और अव्वल लेके जाएं, ताकि लोगों को पता चले कि बांसवाड़ा में भी ऐसी प्रतिभाएं हैं कि वो और इतने अच्छे से नवाचार कर सकते हैं। दीक्षित जी, एक गंभीर और चुनौतीपूर्ण प्रश्न या सवाल आपने मेरे सामने छोड़ दिया। अभी आपने अपनी बातचीत में बताया कि इसे अदरवाइज मत लेना, लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, मानते हैं कि बांसवाड़ा के लोग क्या कर लेंगे। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अभी भी बांसवाड़ा जिले को शैक्षिक दृष्टि से, शैक्षिक उन्नयन की दृष्टि से सम्मानजनक रूप से नहीं देखा जाता। क्या आपके पास ऐसे कोई उदाहरण हैं इस मिथक को तोड़ सके? बिल्कुल सर, राजस्थान राज्य में जो हमारा बांसवाड़ा जिला है वो पिछड़ा हुआ नहीं है। जैसे हम बात करें तो हमारी एक विद्यार्थी जो है विभाग कमर, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की परीक्षा में स्टेट लेवल में जो है, जो हमारी रैंकिंग आती है टॉप लेवल में, वहाँ पर उसने स्थान हासिल किया था। एक और उदाहरण देखें तो हमारा बागीदुरा जो हमारी तहसील है, वहाँ की निवासी सुजीता शाह, उस समय वे भी अभी यदि बात करें तो अमेरिका में अंतरिक्ष के क्षेत्र में अध्ययन कर रही है। और उदाहरण देखें तो मारिया रतलामी, जो कि इसरो में वैज्ञानिक पद के रूप में वो कार्यरत हैं। और इससे भी बढ़ के एक और अच्छा सा एग्जाम्पल देखें सर, अधिकारी के रूप में देखें तो हमारे पास में हमारे जो सरेड़ी बड़ी के निवासी धर्मेंद्र जी जोशी, जो कि माध्यमिक शिक्षा के एक उच्च पद अतिरिक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए। तो सर, जिन लोगों के दिमाग में ये जो मिथक यदि आ रहा है या पनप रहा है, तो मेरे ख्याल से ये इन उदाहरणों को यदि सुनते हैं और देखते हैं, और वो यदि अपने बच्चों को इन उदाहरणों को बताएंगे, तो वो मिथक अपने आप दूर हो जाएगा। तो मेरा तो यही कहना है कि बांसवाड़ा जिला जो है वो पिछड़ने की जो दिशा बता रहे हैं लोग, वो पिछड़ा हुआ नहीं है। आप इन उदाहरणों की सहायता से हमारे जो अन्य विद्यार्थी हैं उनको भी प्रेरित कर सकते हैं। साथ ही आप देखो तो अपने विद्यार्थी के अंदर या अपने बच्चे के अंदर भी जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को यदि हम देखें तो वे भी आगे जाके पूरे राजस्थान में और साथ ही साथ हमारे देश में अपना और अपने बांसवाड़ा जिले का नाम जो है वो रोशन कर सकते हैं। दीक्षित जी, सचमुच प्रकाश चैनल के साथ आप जुड़े अपनी केवल बातचीत या संवाद के माध्यम से नहीं, बेहद उपयोगी विद्यार्थी हों, शिक्षक हों, अभिभावक हों, उनके लिए आपने इस पूरे सफ़रनामे को एक चलती फिरती पाठशाला के रूप में प्रस्तुत किया। आपके प्रति धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है। दर्शकों, हमारा विद्यार्थी शिक्षित किसी भी संसाधन से या किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन दीक्षित तो दीक्षित जैसे शिक्षकों के सानिध्य में ही हो पाएगा। दीक्षित जी, मुझे आज ये कहने को मन कर रहा है, आपने जैसे पहली बार संसाधनों का खुलासा किया था, मैं भी दर्शकों के सामने खुलासा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इतना अभिभूत हूँ आपसे बात करके। हमारे सुभाषितकारों ने एक सूक्ति कही है, पुत्रात् शिष्यात् पराजयम्। एक पिता अपने पुत्र से और एक गुरु अपने शिष्य से पराजित होने में गर्व महसूस करता है। दीक्षित जी किसी कालखंड में मेरे शिष्य रहे हैं और मैं अपने आप को शिक्षित मानता हूँ, पर मेरे शिष्य को मैं दीक्षित मानता हूँ। तो इससे बड़े गर्व की बात कोई हो नहीं सकती। दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े, बहुत उपयोगी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाई। गणित में भी फिर भाषा में सामाजिक विज्ञान में भी अभी जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, इवन कि पेरेंट्स भी, स्टूडेंट भी, टीचर्स भी, विभाग भी, सरकार भी, नो बेक डे, उस पर भी आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपका ये सफरनामा आगे और उपलब्धियों से भरा हो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके प्रति। और दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूँ कि दीक्षित जी के साथ संवाद आपके लिए फायदेमंद, आपके स्वयं के लिए, आपके बेटे बेटियों के लिए उपयोगी साबित होगा। दीक्षित जी, बात का सिलसिला हम
यही समाप्त करते हैं, बिल्कुल विराम लेते हैं। आगे फिर किसी और उपयोगी आपकी उपलब्धि पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। नमस्कार।